हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका विश्वास सीरीज का पार्ट 17 डिस्कस करेंगे। और ये एक कदम होगा आपकी मंजिल की तरफ, क्योंकि आपकी मंजिल अब करीब है, सफलता आपकी निश्चित है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल अगर होता केवल क्रेडिट सेल तो बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है पूरा पढ़िए। क्रेडिट सेल ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी को क्रेडिट सेल किया है तो विल बी रिकॉर्डेड इन। तो व्यवसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन कहाँ होगा। अगर आप संपत्ति को ही बेच देते हैं, एसेट को बेच देते हैं, ठीक है, और बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, तो उसका लेखा कहाँ पर होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप याद रखें, जितनी भी कैश सेल होती हैं, उन कैश सेल का लेखा जो होता है वो आपका, कैश सेल का लेखा जो होता है वो होता है कैश बुक में, ठीक है, कैश बुक में। और इसी के साथ अगर आपका क्रेडिट सेल होती है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये याद रखना है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर आप जो आपने गुड्स बनाया है उसको आपने क्रेडिट किया है, आपने क्रेडिट सेल किया है, उधार बेचा है वो गुड्स, तो इसकी जो एंट्री करते हैं, इसका जो अभिलेखन करते हैं, वो करते हैं सेल्स बुक में या सेल्स अकाउंट में। सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट में इसका लेखा होता है। लेकिन यहाँ पर सेल गुड्स नहीं किया है, यहाँ पर कैपिटल गुड्स सेल किया है, प्रॉपर्टी ही सेल की है। तो प्रॉपर्टी सेल की है तो इसका सीधा जो आप लेखा करेंगे, या यूं कह लें, या यूं कह लें कि प्रॉपर्टी को जो आपने बेचा है तो इसकी एंट्री जो करेंगे तो ये कहाँ करेंगे, तो आप इसको जर्नल में करेंगे। कहाँ करेंगे, जर्नल में करेंगे। और कौन सा जर्नल होगा, ये होगा जर्नल, जर्नल जो सामान्य जर्नल, आप हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जो सामान्य जर्नल होता है उसमें इसका एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री बनेगी क्या, अगर सेल करते हैं तो इसकी एंट्री आपकी बनेगी, एंट्री हो जाएगी इसकी। देखिए, आपने उधार किया तो जिसको आपने बेचा है, क्रेडिट सेल है, तो उसको जो भी पर्सन होगा, उस पर्सन को, जिस पर्सन को, या जो भी पर्सन होगा या जो भी फर्म होगी उसको तो करेंगे डेबिट। और टू, जो भी प्रॉपर्टी बेची है, जो भी एसेट बेची है, उसको करेंगे आप क्रेडिट। तो ये एंट्री आप जर्नल में बनाएंगे, ना कि आपकी सेल्स बुक में। क्योंकि हम क्या याद रखते हैं, जो सब्सिडायरी बुक पढ़ते हैं हम, तो उसमें हम याद कर लेते हैं, उधार माल बेचते हैं तो सेल्स बुक में, नगद बेचते हैं कैश बुक में, उधार परचेज करते हैं तो आपकी परचेज बुक में, और उधार अगर परचेज वापस आता है तो परचेज रिटर्न बुक में। अगर सेल वापस करते हैं परचेज को तो परचेज, परचेज रिटर्न में। अगर सेल को ही हम सेल हमारा वापस आता है तो सेल रिटर्न बुक में। लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते उसमें कि ये जो क्रेडिट सेल है, उधार सेल है, ये गुड्स की है या प्रॉपर्टी की। अगर प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, एसेट को ही बेच रहे हैं, जो आपकी फिक्स एसेट है उसको ही आप बेच रहे हैं, तो उस फिक्स एसेट को बेचने पर आप जर्नल में एंट्री करेंगे। और यदि, और यदि आप गुड्स बेचते हैं उधार तो उसकी एंट्री आप सेल्स बुक में करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यहाँ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, सेल्स अकाउंट का आंसर क्यों नहीं आया। देखिए, अगर आप, फिर आपसे मैं कह रहा हूँ, गुड्स बेच रहे हैं, बना हुआ अपना माल बेच रहे हैं, तो आप फिर इसमें ही लिखेंगे उधार। लेकिन अगर आप गुड्स ना बेचकर एसेट बेच रहे हैं, अपनी जो फिक्स एसेट थी उनको बेच रहे हैं, तो इसकी तो एंट्री कहाँ होगी, ये जर्नल में ही होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी, जर्नल, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो डबल एंट्री, जो डबल एंट्री सिस्टम था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली या डबल अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसका जो स्टार्टेड हुआ था, ये कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था, इटली में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इटली। इटली में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी लुकास पैसोली ने। तो लुकास पैसोली भी याद रखना है आपको, इसके जनक, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक भी उनको कहा जाता है।
क्वेश्चन बेशक इजी हो लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो एग्जाम में नहीं आता, तो आप एक क्वेश्चन को मुझे बता दीजिए कि सर आप एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो कि एग्जाम में नहीं आता। या ये तो अलग बात है कि इजी या हार्ड हो सकता है। देखिए क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, लेकिन मैं केवल वो पढ़ाता हूँ आपको, केवल वो क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लाता हूँ जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो भारत संचार लिमिटेड निगम लिमिटेड भारत संचार निगम लिमिटेड भारत संचार निगम लिमिटेड was set up in the year under न्यू टेलीकॉम पॉलिसी। तो कौन सी वर्ष में, यहाँ पूछा है कौन सी ईयर में इसको स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2000। तो 2000 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो when goods distributed as free sample and free sample, ये नहीं है 27 ईयर, चैरिटी पर्पज, किस पर्पज से, चैरिटी पर्पज, वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री मेंशन बिलो इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब माल को मुफ्त में नमूने के रूप में नमूने के रूप में या परोपकार के लिए वितरित किया जाता है। आप माल को बेच नहीं रहे, आप माल को फ्री दे रहे हैं। किस लिए फ्री दे रहे हैं? सैंपल के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, परोपकार के रूप में। तब आप कौन सी एंट्री जर्नल में पास करेंगे, और जर्नल में जो भी एंट्री पास करेंगे तो वो सभी एंट्री आपको यहाँ पर दी हुई है। आपको बताना है कि इन सभी एंट्री में से कौन सी वो सही होगी जिसको आप पास करेंगे। तो देखते हैं एंट्री क्या होगी। देखिए क्या क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा। देखिए ये तो बात सही है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, ऐसी कंडीशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, बट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। देखिए इसकी सही एंट्री क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। देखिए जब भी आप माल को या तो आप डोनेट करते हैं, चैरिटी कर देते हैं, या डो, डोनेट कर देते हैं, या आपका गुड्स लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है, या आप सैंपल के रूप में देते हैं, एडवर्टीजमेंट के रूप में देते हैं। तो जिसमें भी आप दे रहे हैं उस सबको आप अकाउंट को डेबिट करते हैं पहली बात, और क्रेडिट करते हैं आप टू परचेज अकाउंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि जो आप परचेज की थी, आपकी परचेज वो कम हो रही है। तो यहाँ पर अब आप देखिए, आप फ्री में मुफ्त नमूने में एडवर्टीजमेंट में बांट रहे थे, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा और टू परचेज अकाउंट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है डेबिट किसे करेंगे, अगर आप डोनेशन में दे रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं, लॉस बाय फायर हुआ हो या लॉस बाय थेफ्ट हुआ हो, उसको तो आप डेबिट करेंगे, और टू हमेशा परचेज होगा इन सभी केसेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाज पर लादी गई वस्तु की विस्तृत जानकारी देने वाला प्रलेख होता है, मतलब डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को पूछा गया है जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है उस गुड्स के बारे में जो लोडेड किया हुआ है शिप पर। शिप पर माल जो आपने लोडेड किया है उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो वो कौन सा प्रलेख या आपका कौन सा वो डॉक्यूमेंट होता है? क्या इंडेंट होता है, या इंपोर्टर ऑर्डर होता है, या लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, या बिल ऑफ लेडिंग होता है? देखिए इंडेंट और इंपोर्ट ऑर्डर, इंडेंट क्या होता है? इंडेंट होता है कि जब आपसे जानकारी मांगी जाती है कि आपके पास जो गुड्स है वो आपका कैसा है, किस किस्म का है, किस रेट का है, और आप उसके लिए एक इनवॉइस भेज देते हैं वहां बनाकर। ठीक है, उसके बाद फिर वो जब ऑर्डर देता है गुड्स का तो वो इंपोर्ट ऑर्डर होता है। उसके बाद फिर उसका लेटर ऑफ क्रेडिट लेना होता है, जो गुड्स को मांग रहा है उससे लेटर ऑफ क्रेडिट लेते हैं। उसके लेटर ऑफ क्रेडिट कौन लिखता है? कौन उसकी गारंटी, उसके जो भी जिस देश में बैठा हुआ पर्सन हमसे गुड्स मांग रहा है तो उस देश का
जो भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होगा वो गारंटी लेगा कि आप इस पर्सन को गुड्स दे दीजिए, ये पर्सन ठीक है, आपका पेमेंट हो जाएगा, इससे पेमेंट हमने ले लिया है। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है और उसके बाद जब आप उसको भेजते हैं माल को, तो जो भी आप माल लादते हैं शिप पर, उसकी टोटल जानकारी डिटेल जो होती है वो बिल ऑफ लेडिंग में होती है। तो सही आंसर जो होगा बिल ऑफ लेडिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव अ डेबिट बैलेंस? पूछा गया है कि डेबिट सेस किस किस मद का होगा। जितने भी ये नाम, जितने भी ये अकाउंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से अकाउंट का डेबिट सेस होगा, डेबिट बैलेंस कौन से अकाउंट का होगा। तो अब आप यहां से शुरू चेक कर लीजिए। देखिए, अगर बैंक लोन की बात करें, तो जो बैंक लोन लिया है आपने, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए लाइबिलिटी है। वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी में आ, थोड़ी, तो जो भी आपने लिया है वो क्या है? आपके लिए लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ये क्या हो गया? तो ये सभी आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि अगर आप एंट्री भी करेंगे तो वह एंट्री क्या पास होगी? वो एंट्री पास होती है कि अगर आप लोन लेते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। और टू, जो जहां से लिया है उस बैंक अकाउंट को आप क्या करते हैं? वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। तो जो भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो आप उसकी एंट्री बनाते हैं बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया है तो इसको तो आप करते हैं डेबिट। और जो भी लाइबिलिटी होती है, जहां से जिससे भी बैंक, जिस बैंक से भी लोन लिया है, तो बैंक लोन को आप करते हैं, बैंक लोन होता है आपका क्रेडिट। ये जनरल एंट्री बनाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, बैंक लोन क्या होता है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। ये आपको याद रखना है। ये रूल किसका है? ये है रूल आपका डेबिट और क्रेडिट का, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। और यहाँ पर एडवांस इनकम रिसीव्ड, अगर आपने किसी से एडवांस इनकम हो गई, आपने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया और उसको सर्विस अभी दी नहीं है, गुड्स अभी दिया नहीं है, तो ये भी क्या होगी? ये भी लाइबिलिटी होगी। और अभी तो बताया कि लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये भी डेबिट नहीं होगा। क्वेश्चन में तो ये पूछा डेबिट कौन सा होगा। आगे कह रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। देखिए, ये जो आप रिजर्व बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, याद रखना जितने भी आप प्रोविजन बनाते हैं, ये सभी प्रोविजन क्या होते हैं? आपकी लाइबिलिटी होती हैं। और लाइबिलिटी के अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट। अब एक ही बचा, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम प्रीमियम। प्रीपेड इनकम आपने, इनकम नहीं, आप ये आपका इंश्योरेंस होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, आपने जो था बीमा पहले ही दे दिया, आपने बीमा पहले ही पेड कर दिया। तो ये जो आपका प्रीपेड, जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस ही आपका क्या बन गया? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट ये आपका डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एसेट बन गया। ठीक है, आपने किसी को एडवांस में दे दिया पैसा, तो ये डेबिट होगा। और टू, जो भी पैसा जा रहा है वो क्रेडिट होगा। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। प्रीपेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार, ठीक है, जो वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट था, वह कौन सा था? तो क्या वो कास्पी था, निक्की था, या नास्डैक था, या डाउन्स था? तो वो था आपका, सही आंसर है आपका नास्डैक। वो था आपका नास्डैक। ठीक है, ये फर्स्ट स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट था। ठीक है, ये आपको याद। अगर थोड़ा सा इसके सफर के बारे में बात करें, कि देखिए ये जो आपका नास्दक था, इसको आप याद रखना, ये अमेरिका का था। किसका था ये? अमेरिका का था। ठीक है। और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट था। और यह वर्ष 1971 में, याद रखना आप, 1971 में ये शुरू हुआ था। और इसका जो स्वामित्व था, इसका जो कंट्रोल था, ओनर था, वो किसके पास था? वो था NASDA क्यू, क्यू OMX, इसके पास इसका
कंट्रोल था, ओनर जो था इसका यही था नास्डक ओएमएक्स। ठीक है, लेकिन लेकिन यह अमेरिका का पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग बाजार भी बना। वर्ष 1992 की बात है, 1992 मतलब 1992 में इसका फिर विलय किस में कर दिया गया? जो लंदन शेयर बाजार था, जो लंदन शेयर बाजार था, उसमें इसका विलय कर दिया गया और फिर ये साझेदारी में हो गया। ये अमेरिका और लंदन की साझेदारी में हो गया। और 2000 की बात है, अभी नहीं रुका इसका सफर। 2000 में नास्दक स्टॉक मार्केट इंक का निर्माण एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में हो गया। सार्वजनिक पब्लिक कंपनी के रूप में फिर इसका निर्माण हुआ। ठीक है, फिर ये 2000 में क्या बन गया? पब्लिक कंपनी बन गया। तो याद रखना 1971 में ये नास्दक शुरू हुआ, अमेरिका में शुरू हुआ और बाद में 1992 में इसे लंदन के बाजार में विलय कर दिया गया स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके बाद ईयर 2000 में इसको एक पब्लिक कंपनी बना दिया गया, सार्वजनिक एक कंपनी के रूप में ये कार्य करने लगा। तो आपको ये याद रखना है, इसके बारे में भी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों को, देखिए स्टॉक एक्सचेंज दिए हुए हैं आपको सूची वन में। ठीक है, जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें आपको क्या गिवन है? स्टॉक एक्सचेंज गिवन है। और कह रहे हैं को सूचित बी, जो लिस्ट बी है, लिस्ट सेकंड है, उसमें आपको लिखित स्थापना के वर्ष में मिलान करना है। एक तरफ आपको दो चीज दी हुई है यहाँ पर, एक तरफ दिए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी तरफ दिए हैं कि किस ईयर में उनका निर्माण हुआ है। तो आपको वो मैच करना है। ठीक है, अब इसको मैच करने के लिए आपको नीचे इसके आंसर भी आएंगे, लेकिन आप ऐसे ही मैच करें, उसके बाद देखें आंसर क्या होगा। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कूट लगाकर चलते हैं। तो बात कर लेते हैं ए की। तो ए का कौन सा सही आंसर है? सेकंड। ठीक है, अब बी की तरफ चलते हैं। तो बी को देखेंगे। बी क्या है आपका? एम सी एक्स स्टॉक एक्सचेंज। एम सी एक्स एक्स, इसका स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2008 में। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो बी का क्या होगा? बी का फोर्थ होगा। ठीक है, बी का क्या होगा? फोर्थ। उसके बाद है सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी किसमें? इसके ऑप्शन नीचे भी आप देख देख लेना। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपका फर्स्ट 1875 में। तो सी के लिए क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट। सी का फर्स्ट लिखेंगे। और डी का अब एक ही बचा, देख लेते हैं डी क्या है। डी कह रहा है इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आईएसईआई। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 2000 में। तो सही ऑप्शन क्या आ रहा है आपका? आ, 2, 4, 1 और 3। ठीक है, अब इसको देखते हैं कौन से कूट में ये सही आ रहा है। 2, 4, 1, 3 लो, फर्स्ट ही आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, तो इन स्टॉक एक्सचेंज कब बने, कब इनकी शुरुआत हुई, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ, एक निर्यातक की जहाजी बिल के निम्नलिखित प्रतियां तैयार करनी पड़ती हैं। देखिए जो एक निर्यातक होता है, जो एक एक्सपोर्टर होता है, उसको तैयार करनी होती हैं कितनी कॉपी? जो शिपिंग बिल होती हैं, उसकी कितनी कॉपी तैयार करनी होती हैं? तो उसको करनी होती हैं 3 कॉपियां। 3 कॉपी उसको तैयार करनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है। चार्टर पार्टी का प्रयोग कहाँ पर होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड में होता है, इंपोर्ट ट्रेड में होता है, इंटरनल ट्रेड में होता है, या किसी में नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। ये होता है आपका इंपोर्टर ट्रेड में, एक्सपोर्ट ट्रेड में। तो एक्सपोर्ट ट्रेड में चार्टर पार्टी का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। जब आप माल विदेश में भेजोगे तभी आप चार्टर पार्टी कर सकते हो। ये एक याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको चार्टर पार्टी करनी है तो आपको माल दूसरे देश में भेजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सो क्वेश्चन है आपका, माल के आयात के संदर्भ में आपको क्या करना है? आयात करना है। क्या करना है आपको? आपको इंपोर्ट करना है गुड्स का। ठीक है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विनिमय स्वीकृत करेगा? तो विदेशी विनिमय देखिए कोई भी हो, किसी भी देश का विदेशी विनिमय जो स्वीकृत करता है वो केंद्रीय बैंक करता है। कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है, सेंट्रल बैंक करता है। और हमारा केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। कौन करेगा इसको स्वीकार? इसको करेगा आपका आरबीआई। तो सही आंसर क्या होगा? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समंको के लाभ मात्रा अनुपात मतलब पीवी रेशो फाइंड करना है, अनुपात की गणना करनी है। किसको कैलकुलेट करना है? पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, पी वी रेशो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज चेंज इन सेल्स, ये आपको याद रखना है। और इनटू 100 भी होता है। ठीक है, तो पीवी रेशो का आपको याद रखना है, पीवी रेशो का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन देखेंगे तो चेंज प्रॉफिट में पहले प्रॉफिट कितना था? 5,000। अब कितना है? 10,000। तो कितना चेंज हो गया? 5,000 का चेंज हो गया। भाई 5 से 10 हो गया तो कितना चेंज हुआ? 5,000। अब यहाँ सेल देखें, पहले सेल्स कितनी थी? 50। अब कितनी होगी? 75। तो कितना चेंज आ गया? 25,000 का चेंज आ गया। तो इस 25,000 को यहाँ लिख देंगे, 25,000, 25,000। और इंटू 100 भी है। ठीक है, तो दो जीरो से आपकी कट हो जाएंगी ये दो जीरो। और 252 जा 500 और एक जीरो, तो 20% आ गया। तो सही आंसर क्या होगा? 20%। तो सही आंसर होगा आपका 20%। ठीक है, और हाँ, आपको ये नोट्स उपलब्ध होंगे, आप परेशान ना हो। हमारे टेलीग्राम चैनल है हक आपका, यदि आप वहां पर आ जाएंगे तो आपको ये सभी नोट वहां फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप परेशान ना हो कि नोट्स हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, नोट्स वहां आपको फ्री मिल जाएंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो तुरंत ही, आज वीडियो आती है तो आज ही इसके नोट्स पे वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रशुल्क एवं एवं व्यापार सामान्यतः समझौते के द्वारा स्थापित किया गया। तो कौन से समझौते के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपके WTO के। आपको याद रखना है ये बात। देखिए, ये जो है आपका दी जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये है आपका ट्रेड, ये है आपका जिसको हम जानते हैं GATT के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको साथ साथ ये भी याद रखना है। और साथ में ही आपको ये भी याद रखना है, इसके बाद जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो स्थापना हुई वो हुई थी आपकी 1995 में। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई WTO की। और किस राउंड या किस समझौते के द्वारा हुई थी? तो ये जो हुई थी, ये हुई थी आपकी उर्ग्वे 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 राउंड, उर्ग्वे राउंड समझौते के द्वारा 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1994 में इसकी जो था WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। और कौन से राउंड में, किस समझौते के अकॉर्डिंग हुई? ये हुई थी उर्ग्वे राउंड, जो समझौता हुआ था 15 अप्रैल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 15 अप्रैल में उर्ग्वे राउंड जो हुआ 15 अप्रैल 1994 में, उसके ही वजह से नेक्स्ट ईयर WTO की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था? ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रबंध का कौन सा कार्य बिना नियोजन के अस्तित्व नहीं रखता? विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट एग्जिट विदाउट प्लानिंग? देखिए, प्लानिंग के बिना
क्या नहीं हो सकता? क्या ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकती, स्टाफिंग नहीं हो सकती, डायरेक्टिंग नहीं हो सकती या कंट्रोलिंग नहीं हो सकती? ठीक है, सही आंसर होगा आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो आपने प्लान किया है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, इन दोनों की मैचिंग की जाती है। देखा जाता है क्या जो हमने प्लान किया था उतनी ही एक्चुअल में परफॉर्मेंस मिली है, उतना ही प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो जो आपका प्लानिंग रिजल्ट होता है और एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करने को ही क्या बोलते हैं हम, कंट्रोलिंग कहते हैं। तो जब हमारी प्लानिंग ही नहीं होगी तो हमारा फिर कंट्रोलिंग भी कैसे हो सकता है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक है, सही आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 15। ठीक है, और 15 क्वेश्चन में क्या कहता है, डेटर्स दिए हुए हैं आपको 8,400 के, और प्रोविजन भी है 28,400 का, और कॉस्ट जो दी हुई है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स की जो कॉस्ट दी हुई है 36,000 है, और साथ में किराए के प्रॉफिट जो है वो 40% है, किसका, सेल का। सेल का 40% प्रॉफिट है। डेप्ट, और आपको डेप्ट कलेक्शन पीरियड वुड बी, तो आपको कैलकुलेट करना है डेप्ट कलेक्शन पीरियड। देखिए, अगर डेप्ट कलेक्शन पीरियड के फॉर्मूले की बात करें तो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। डेप्ट कलेक्शन पीरियड, डेप्ट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, ये होता है आपका 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और यही नहीं होता अगर आप ये तो होगी बात दिन की, अगर आप डेज में देखना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अगर आंसर चाहिए मंथ्स में, तो आप इसकी जगह यूं भी यूज कर सकते हैं, 12 अपॉन ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशो। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पहले क्या देखना होगा, पहले आपको देखना होगा कि आपका ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशो क्या है। ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला होता है आपका नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स, और अपॉन, अपॉन एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। अब प्रॉब्लम यहाँ आपको पहले ये आती है कि देखिए, आपको नेट क्रेडिट सेल दी हुई है क्या, नहीं, आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और 40% प्रॉफिट है। तो आप सोचिए, यदि आपने कोई चीज बनाई 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की आपने कोई चीज बनाई, हाँ, यदि आप कोई 100 रुपए की चीज बनाते हैं, तो उसमें आपका 40% है प्रॉफिट, नहीं, बेचना मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं। यदि आप सेल करते हैं 100 रुपए की, तो उसमें 40% तो है आपका प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट होगा आपका 60, 60 कह दो या 60% कह दो। तो हम तो कह रहे हैं कि 60% है कॉस्ट, और क्वेश्चन में कह रहा है 36। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनको इक्वल, दोनों को ही इक्वल रख देंगे, दोनों को ही हम इक्वल रख देंगे। हम कहेंगे यहाँ पर हमें निकालना है, जैसे क्वेश्चन में हमने लिया सेल, ठीक है, तो हमारी जो सेल आ रही थी, तो सेल कितनी होगी, जो कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी हुई है, 36,000, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 60 से। 60 कहाँ से आया, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई। हमने सोचा कि 100 रुपए का हम माल बेच रहे हैं, और उसमें 40% प्रॉफिट है, तो माल है कितने का, 60 का। तो ये भी 60 भी कॉस्ट है, और क्वेश्चन में भी दी हुई कॉस्ट है, तो कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं आपके 100 की, क्योंकि हमें 100 क्या निकालना है, हमें निकालना है सेल। तो अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है निकल कर, ये आ जाएगी हमारी 6 6 36, ये आ जाएगी हमारी 60,000 सेल। ठीक है, तो सेल कितनी होगी हमारी, 60,000।
देखिए क्वेश्चन में ये अंडरस्टूड है, यहाँ क्रेडिट या कैश सेल की बात नहीं की, तो ये आपको एज्यूम करना है कि ये जो आपकी 60,000 दी हुई है, यही आपकी नेट क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल तो आ गई। उसके बाद अब बचता है आपका नेट क्रेडिट सेल के बाद आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या है? आपके डेटर्स। ठीक है, यहाँ ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, तो आप इनको ही मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके 8,400, 8,400 क्या है? ये आपके डेटर्स हैं, और यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ 400 और यहाँ 28, ये जो बैड डेप्ट है ये केवल 400 रुपये हैं। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको सही कर लें आप। ठीक है, अब देखें आप, तो ये डेट ये कितने हैं आपके? बेड डेप्ट 400, तो आपके नेट डेटर्स कितने होंगे? 8,400 में से आप माइनस कर देंगे 400, तो आपके जो नेट डेटर्स हैं वो कितने के हैं? 8,000 के। ठीक है, तो डेटर्स हो गए आपके 8,000, और इसी को क्या मानेंगे आप? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 60,000। ठीक है, 60,000 को डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं आपके? 8,000 के। ठीक है, अब ये आया आपका। इसके बाद फिर इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, सोल्व मत करो, आप इसको ऐसे इधर ले आओ। तो इधर क्या है? 365, 365। अब इस साइड को देख लेते हैं यहाँ, तो 365 और अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ये कितना आया? ये आया है आपका 60,000 अपॉन 8,000। ठीक है, आगे 365 ऐसे लिखा होगा, और इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8,000 ऊपर पहुंच जाएंगे और आपके 60,000 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 कैंसिल बाय 30, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 जा, और 5 से 5 7 जा, और 35 1 5 3 जा 15। तो आप इसको एक बार इसको अलग करके देख लेते हैं सोल्व। देखिए इसका जो फाइनली आंसर आ रहा है, ये आता है आपका 48.60। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं? देखिए जब यहाँ 60 है तो सीधा बोल सकते हैं 49 डेज। ठीक है, 49 डेज में आपको पैसे मिल जाएंगे। जो कलेक्शन एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा वो आपका 49 डेज होगा। तो सही आंसर क्या है आपका? बी। ठीक है, आप एक बार फिर याद रखें कि देखिए डेब्ट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो पहले आपको देखना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इसको निकालेंगे आप, उसके बाद तब जाकर आप इसको करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में भारत में एक्सिम बैंक की स्थापना निम्न वर्ष में की गई। कौन से साल में भारत में एक्सिम बैंक की स्टेबलाइज किया गया? क्या 1972 में, या 1982 में, या 1985 में, या 1991 में? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बी, 1982 में। ठीक है, 1992। और इसकी अगर आपका मंथ डेट भी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसने जो कार्य करना शुरू किया वो 1 अप्रैल 1982 में करना शुरू किया। दूसरा, अगर हेड इसके हेडक्वार्टर की बात करें, ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें, तो हेडक्वार्टर जो है इसका, ये जो इसका मुख्यालय है, मुख्य कार्यालय है, जो इसका हेड ऑफिस या मुख्य कार्यालय, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो वो है आपका मुंबई में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? मुंबई में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो सही आंसर क्या है आपका? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है ग्लोबलाइजेशन, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशंस कौन कौन से हैं? वैश्वीकरण के चालक या वाहक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, पॉपुलेशन मोबिलिटी, स्पेशली ऑफ लेबर।
विशेष रूप से श्रम वर्ग की जनसंख्या की गतिशीलता या फाइनेंशियल फ्लो, वित्तीय प्रवाह, ठीक है, या एक्सपोर्टिंग, निर्यात, या असेंबली ऑपरेशन, जन समूह संचालन। तो इसमें से आपको ये आपको चार बातें बताई हैं, आपको चारों में से चूज करना है कि सही कौन सा होगा। ए डी होंगे, बी डी होंगे, ए बी होंगे, या सी डी होंगे। तो सही क्या है इसका देखते हैं, सही देखते हैं इसका। देखिए सही यहाँ पर क्या फर्स्ट सही है? फर्स्ट बिल्कुल सही है। देखिए जब पॉपुलेशन मोबिलिटी होती है तो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्लो भी होता है, बिल्कुल पैसा आता है जाता है, इन्वेस्ट होता है और इन्वेस्ट करते हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन में ही आता है। एक्सपोर्टिंग से इसका मतलब कुछ नहीं है। तो आप इसका जो सही आंसर होगा, और असेंबली ऑपरेशन भी नहीं, इसका सही आंसर होगा आपका ए और बी। तो ए और बी इसके करेक्ट है। तो जब ए और बी इसके करेक्ट हैं तो हम देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए बी सी। तो यहाँ पर सी आ रहा, ए बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालथंस के अनुसार भोजन की पूर्ति बढ़ती है। तो मालथंस ने कहा था कि जो भोजन की पूर्ति होती है, जो भोजन इंक्रीज होता है, वो आपका अंगगणित की रूप से वृद्धि होती है, मतलब अर्थमेटिक ग्रोथ होती है। लेकिन जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि मालथंस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, ठीक है, पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, उसकी ज्योमेट्रिक तरीके से होती है, ज्यामिति वृद्धि होती है। लेकिन इसमें पूछा है, और जो आपका भोजन या आपके रिसोर्सेज होते हैं तो उनकी पूर्ति या उनकी इंक्रीज वो कैसे होते हैं? अर्थमेटिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन होगा आपका ए। और आप ये भी याद रखना, मैंने अभी क्या बताया कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ से होती है, ये भी इसका याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एफ डब्ल्यू टेलर के मतानुसार वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध के लिए कितने अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेलर, गाइडेंस फॉर द साइंटिफिक इंडस्ट्री मैनेजमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम हाउ मैनी ऑफिसर्स। कितने ऑफिसर से मार्गदर्शन मिलता रहता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे, क्या ए है, बी है, सी है, या डी है? तो सही आंसर इसका होगा आपका, तो एफ डब्ल्यू, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है, तो कितने ऑफिसर्स होते हैं? 8 ऑफिसर्स होते हैं। अब ये 8 ऑफिसर्स कैसे होते हैं? देखिए जो टेलर थे, एक अमेरिका के मैनेजमेंट, एक प्रबंध शास्त्री थे, जो मैनेजमेंट की इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है इन्होंने, टेलर ने। ये अमेरिका से थे, और इन्होंने जो जितने भी फैक्ट्री के जो डिपार्टमेंट थे, विभाग थे, इन्होंने दो जगह डिवाइड किया। एक का नाम दिया इन्होंने योजना विभाग, दो विभाग बनाए, योजना विभाग, और एक इन्होंने दूसरा दिया था आपका कार्यकारी विभाग, कार्यकारी विभाग। ठीक है, और इन विभाग में भी क्या किया, इनके अलग अलग उन्होंने अलग अलग इन्होंने अपने नायक नियुक्त किए। हाँ, अलग अलग नायक नियुक्त किए। देखिए 4 नायक इन्होंने यहाँ पर बनाए, ठीक है, और 4 ही नायक इन्होंने यहाँ पर बनाए, जो कार्य कराएंगे और ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने बनाया समय एवं लागत लिपिक, एक इन्होंने लिपिक बनाया, किसका? समय समय एवं लागत लिपिक, समय एवं लागत लागत लिपिक। ठीक है, और दूसरा बनाया इन्होंने कार्यक्रम लिपिक, सांकेत लिपिक, अनुशासन नायक। ये 4 यहाँ बनाए, और इधर इन्होंने 4 बनाए थे आपके टोली नायक, गति नायक, जीर्णोद्धार नायक और निरीक्षक, ये इंस्पेक्टर तक, ये इन्होंने यहाँ बनाए। तो 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। टोटल कितने ऑफिसर्स हो गए इनके? 8 ऑफिसर्स हो गए टोटल। तो कितने लोगों का मार्गदर्शन मिलता है आपको? यहाँ पर मिलता है 8 लोगों का। ठीक है, 8 ऑफिसर्स का। तो सही आंसर क्या बताया था हमने? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन द फैक्टर चेंज,
अल्पकालीन उत्पादन फलन में किसकी बात हो रही है? अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत साधनों का क्या बदलता है? जो साधन होते हैं हमारे, उनका क्या बदलता है? क्या पैमाना बदलता है, अनुपात बदलता है, या ये दोनों बदलते हैं, या कोई सा नहीं? ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका रेशो। तो इनका क्या चेंज होता है? रेशो इनका चेंज होता है, अनुपात बदलता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मंजिल आपके करीब है और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।